हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री की सीरीज़ में ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 8 को डिस्कस करने वाले हैं, ये वाला खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। इससे पहले हम लोग देख लेते हैं पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था। तो फर्स्ट 2 लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा था स्टोन एज के बारे में। उसमें हमने देखा था कि पाषाण काल को किस तरह से 3 भागों में डिवाइड किया था, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। फिर देखा हम लोगों ने कि नगरों का विकास कैसे हुआ, इसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा। और इसके बाद ये नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 में देखा था वैदिक एज के बारे में। और उसी के पैरेलल हमने देखा मेगालिथिक कल्चर, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े पत्थर कब्रों के ऊपर रख दिए गए थे, तो और उसकी संस्कृति के बारे में हम लोगों ने देखा था। इसके बाद चैप्टर नंबर 5 में हमने देखा था कि कैसे ये जो छोटे छोटे कबीले हुआ करते थे वो फिर जन से जनपद और जनपद से महाजनपद के रूप में वो परिवर्तित हुए। तो हमने महाजनपद काल के बारे में देखा था। और उसके बाद हमने देखा कि कैसे बौद्ध जैन धर्म का उदय हुआ था, क्यों हुआ था, ये सब हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया था, नए प्रश्न नए विचार वालों में। उसके बाद हमने मगध साम्राज्य के बारे में डिस्कस किया, और उसमें भी स्पेशली मौर्यन एम्पायर, जिसमें अशोक के बारे में जाना था। और अब हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। इसमें बेसिकली हमें मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद की बातें बताई गई हैं कि जब मौर्य साम्राज्य, हमने देखिए पिछले लेक्चर्स में देखा भी था, ये पूरा मौर्यन एम्पायर था हमारे पास। ये जब विघटित हुआ, मतलब इसके अंतिम शासक बृहद्रथ, तो उसको पुष्यमित्र शुंग, जो कि उनके सेनापति थे, उसने उसकी हत्या कर दी थी। उसके बाद ये साम्राज्य कई कई टुकड़ों में टूट गया। तो वही मौर्योत्तर काल उसे हम कहते हैं, उसके बाद का काल। और ये क्रम छोटे छोटे राजा जो बन रहे थे, कुछ यहाँ इस तरह से अलग अलग, दक्षिण भारत में अलग चीज़ें चल रही थी। तो ये सब चीज़ें गुप्त काल तक चलती रहीं। गुप्त काल में भी एक बड़ा एम्पायर हमें मौर्य के जैसा ही दिखाई पड़ता है। तो मौर्यों और गुप्त, इन दोनों के बीच का जो फेज़ है उसे हम मौर्योत्तर काल कहते हैं। मौर्योत्तर मतलब मौर्यों प्लस उत्तर, मतलब मौर्यों के बाद का काल। तो इसी के बारे में इस चैप्टर में हमें बताया गया है। इसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। पिछली स्लाइड्स में भी हमने देखा था पिछले लेक्चर में कि ये थोड़ा सा डिस्कशन यहाँ बताया था कि किस जगह कौन कौन से एम्पायर बने। तो इसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। ये मैंने यहाँ ये लिख दिया था, इसमें आप लोग देख रहे होंगे लिखा है पोस्ट मौर्यन, मतलब मौर्यों के बाद। और यहाँ 3 एम्पायर हमें दिखाई दे रहे हैं, 3 तरह के, नेटिव, फॉरेन और साउथ इंडिया। तो मौर्यों का जब पतन हुआ, पतन मतलब समाप्ति, जब मौर्यों का पतन हुआ तो उसके बाद शुंग वंश की स्थापना हुई, तो वो नेटिव में आएगा। मतलब ये क्या हुआ, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। जब मौर्य ख़त्म हो गए तो उसके बाद कुछ बाह्य आक्रमणकारी भी आने लगे पश्चिम उत्तर भारत से, क्योंकि अभी तक तो एक बड़ा साम्राज्य हमारे पास था, तो ज़्यादा आक्रमण हो नहीं रहे थे, और हो भी रहे थे तो डिफेंड कर रहे थे हम लोग। लेकिन अब बड़े बड़े और भी साम्राज्य स्थापित हो रहे थे, तो वहाँ से भी आक्रमणकारी आ रहे थे भारत में, तो उन्होंने अपने कुछ साम्राज्य स्थापित किए, तो ये फॉरेन में आ गए। उसके बाद जैसे बृहद्रथ को मार के पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की, तो ये नेटिव स्टेट में आ गए, मतलब देशी, ये देशी राज्य थे। कुछ विदेशी थे, और दक्षिण भारत में अलग ही चल रहा था, तो उसको भी हम लोग देखते हैं। तो हम देख रहे हैं कि नेटिव में जो देशी राज्य स्थापित हुए, उसमें शुंग, कण्व और सातवाहन, ये 3 प्रमुख हुए जो मौर्यों के बाद आए। उसके बाद विदेशी जो आक्रमणकारी आए वो यहाँ आए, पश्चिम उत्तर भारत में उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया। उसमें इंडो ग्रीक दिखते हैं, जिन्हें हिंदी यूनानी कहा। उसके बाद ये शकाज है, शक, और ये पार्थियन, और फिर उसके बाद कुषाण। तो इसको हूण भी कहा गया है, पार्थियंस वालों को, हाँ शायद इन्हीं को कहा गया। तो ये शक, हूण, कुषाण और ये इंडो ग्रीक्स, ये सब आए, और ये इसी क्रम में आए थे। पहले इंडो ग्रीक्स आए और सब बाद में कुषाण आए। कुषाण के बारे में हम लोग बौद्ध धर्म में इस चैप्टर में, इस क्लास में नहीं दिया है हमें। बौद्ध संगीति कुषाण वंश का शासक था कनिष्क, उसने एक बौद्ध संगीति का आयोजन किया था, तो वो आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद साउथ इंडिया में हम देखेंगे कि चोल, चेर और पांड्याज, ये 3 साम्राज्य स्थापित हुए थे। ये आपस में सब लड़ते भी रहते थे, तो ये टाइम पीरियड पूरा ऐसे ही बीता है। क्लास 6 में तो बहुत डिटेल्स में हमें नहीं दिखाया गया है ये सब चीज़ों के बारे में, लेकिन नेक्स्ट क्लासेस में ये दिखा भी है कि इन सब के बारे में हमें पढ़ने को मिलेगा। तो ये तो मैंने ये अपनी तरफ से यहाँ पे लिख भी दिया, इसमें इतना भी नहीं बताया है। तो ये देखिए, इनकी लोकेशन से एक बार देख लेते हैं हम लोग कहाँ कहाँ थे। तो
और देखिए एक बात और, ये जो एम्पायर यहाँ बन रहे थे छोटे छोटे, ये को एग्जिस्ट करते थे, मतलब सब एक साथ थे। ऐसा नहीं कि पहले विदेशी आक्रमणकारी आ गए, वो करने लगे राज, उसके बाद ये नेटिव आए हैं और फिर ये साउथ इंडिया में अलग। ये सब को एग्जिस्ट थे, मतलब जिस समय यहाँ इंडो ग्रीक आए बाहर से, उसी समय शुंग वंश दूसरी जगह पे शासन कर रहा था। तो ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये जैसे मैप आप लोग देख रहे हैं, यहाँ लिखा इंडो ग्रीक किंगडम और ये शुंग एम्पायर है। तो शुंग एम्पायर तो मौर्यों के बाद यहाँ स्थापित हुआ, ये पाटलिपुत्र है यहाँ पे। हाँ, तो ये शुंग वंश तो यहाँ पे स्थापित हो गया और साथ में ही थोड़े टाइम बाद ही इंडो ग्रीक्स आ गए, मतलब हिंद यूनानी, इनका आक्रमण हुआ तो ये अपना यहाँ पे शासन करने लगे इस जगह पे। इसी तरह फिर शुंग की लोकेशन, आप लोग लोकेशन भी देखते रहिए, शुंग की लोकेशन यहाँ हो गई, इंडो ग्रीक यहाँ हो गई। उसके बाद इंडो ग्रीक्स यहाँ थे, उसके बाद यहाँ पे आए सीथियंस, ये रहा, इन्हें ही हमने शक कहा। फिर इसके बाद कुषाण आ जाते हैं, ये रहे कुषाण। इसी तरह हम लोग पूर्वी भारत में देखेंगे तो यहाँ शुंग, शुंग के बाद फिर कर्ण और उसके बाद सातवाहन, ये इस तरह से दिखाई देंगे। और साउथ इंडिया की अगर बात करें, यहाँ देखिए संगम पीरियड लिखा है। तो संगम क्यों कहते थे इसे हम लोग बाद में देख लेंगे। संगम ऐसा है कि असल में इसकी जानकारी हमें संगम साहित्यों से प्राप्त होती है, और जो संगम थे ये मीटिंग्स थी एक तरह की, वहाँ पे उन साहित्यों को लिखा गया था। तो यहाँ देखिए हम लोग देख रहे हैं, ये चोल, चेर और पांड्य, ये 3 एम्पायर यहाँ पे बने, छोटे छोटे से किंगडम। और फिर बाद में पल्लव, चालुक्य, पल्लव, ये सब भी आए थे, और ये तब तक चलता रहा जब तक कि ये गुप्त एम्पायर की स्थापना नहीं हो गई। तो ज़्यादा डिटेल में हमें नहीं जाना है, फिलहाल इतना ही याद रखना है कि एक तो कुछ देशी राज्य स्थापित हुए, कुछ विदेशी, और दक्षिण भारत में भी कुछ स्थापित हुए। तो उसमें देशी में कौन कौन से थे, शुंग, कण्व, सातवाहन, और जो विदेशी थे उसमें इंडो ग्रीक, शक, पार्थियन, सीथियन, शकों को ही कहा गया है, और फिर कुषाण। उसके बाद दक्षिण भारत में चोल, चेर, पांड्य और चालुक्य, पल्लव, ये सब। तो देखिए चैप्टर में हमारे पास यहाँ हेडिंग, जो फर्स्ट हेडिंग है वो है लोहार की दुकान पर प्रभाकर, जैसा कि हर चैप्टर की स्टार्टिंग में इसमें दिया है। तो इस चैप्टर में लोहे की बात क्यों इसलिए हुई है, क्योंकि मौर्योत्तर काल में हमें लोहे का महत्व बहुत अधिक दिखाई पड़ रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे इन्होंने एक कहानी सी बना दी कि भाई प्रभाकर लोहार की दुकान पर खड़ा है। लोहार का मतलब होता है जो लोहे के सामान बनाए, लोहे को पीट कर उसके सामान बनाए अलग अलग आकृतियों के, वही। आइए आगे चलते हैं। इसमें हेडिंग हमारे पास है लोहे के औजार और खेती। तो आगे देखते हैं हम लोग क्या लिखा है। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। लोहे की चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई हैं। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। तो 3000 साल पहले आप लोग देखिए, आज हम लोग यहाँ जैसे 2020 में हैं, ये 0 है, इसके पहले 3000 साल, 2000 ये हो गए, और 1000 BC। ये पिछले लेक्चर्स में भी हम लोग देख चुके हैं कि लोहे के जो प्रारंभिक साक्ष्य मिले हैं वो 1000 BC से मिले हैं, अतरंजिखेड़ा से। तो उसी समय से लोहे की शुरुआत हुई थी। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले। महापाषाण कब्रों के बारे में हमने देखा था चैप्टर नंबर 4 में, तो वहाँ भी हम लोग ने देख लिया था कि कैसे लोहे का प्रयोग करते थे वो लोग। उसके बाद 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते प्रयोग का प्रमाण मिलता है। ये 2500 साल पहले आप लगाएंगे सब, तो ये महाजनपद काल बैठ रहा है, 2000 साल आज के और 500 BC हो गया। तो ये 2500 साल पहले लोहे के औजार, उसके उपयोग हमें बढ़ता हुआ मिलता है। उसी से हमने देखा था मगध साम्राज्य स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आगे जो है ये छोटे छोटे हथियार इन्होंने दे दिए हमें, इस तरह के कुछ। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास जो है कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम। तो हमने देख लिया कि मौर्य साम्राज्य तक कैसे एक साम्राज्य स्थापित हो जाता है, मगध और वहाँ मौर्य साम्राज्य, उसमें लोहे की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अब जो मौर्योत्तर काल है इसमें लोहे की भूमिका कृषि क्षेत्र में ज़्यादा दिखाई पड़ रही है। कृषि का विकास उन्होंने कैसे किया, तो कृषि में उन्होंने केवल लोहे का ही नहीं और भी चीज़ों की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। इसमें महत्वपूर्ण था सबसे ज़्यादा सिंचाई। तो समृद्ध गांव के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब और कृत्रिम जलाशय बनाए गए। तो देखिए कृत्रिम जलाशय भी हमें नज़र आने लगे। ये हमने अशोक के टाइम में भी देखा था, मौर्य काल में, लेकिन अब थोड़े और ज़्यादा दिखने लगे हमें। अशोक ने भी बनवाए थे। गाँव में कौन रहते थे?
तो इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को विलल्ला, साधारण हलवाहों को उड़वार और भूमिहीन मजदूर दास कडेसियर और अदिमई कहलाते थे। देखिए मौर्योत्तर काल में ज़्यादा तो हमें वैसे ध्यान नहीं रखना है कि क्या क्या चीज़ें हुई, डिटेल में जब हम लोग बाद में पढ़ते हैं तो वहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का ज़्यादा ध्यान है, लेकिन फ़िलहाल हमें ये नाम ज़रूर ध्यान रखने हैं कि जैसे विलल्ला है, उड़वार, कडेसियर, इनके बारे में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि इसका संबंध किससे है। तो क्वेश्चन देके वो पूछ लेगा कि कडेसियर प्राचीन भारत के संदर्भ में कडेसियर शब्द का प्रयोग किस लिए हुआ है, तो ये भूमिहीन मजदूर थे। इसी तरह दास जो थे वो अदिमई कहलाते थे, और जो हलवाहे थे वो उड़वार, हलवाहे हल चलाने वाले, और जो बड़े बड़े भूस्वामी थे, ये तमिल क्षेत्र की बात हो रही है दक्षिण भारत की, उन्हें वेलल्ला कहा गया। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे। तो ये देखिए यहाँ वंशानुगत सिस्टम भी हमें नज़र आने लगा अब कि एक ही परिवार के लोग उसी पद पे ज़्यादा टाइम तक रहेंगे, मतलब राजा का बेटा राजा, यानी कि यह पद आनुवांशिक था। ग्राम भोजक के पद पर, ये ग्राम भोजक आप ऐसे ही समझ सकते हैं जैसे आज ग्राम प्रधान होता है। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था, जिसके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन हो। साधारणतया इनकी ज़मीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशील होने के कारण प्राय राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंप देते थे। तो देखिए मौर्य काल के बाद हम लोग देख रहे हैं मौर्योत्तर काल, इसमें छोटे छोटे किंगडम बन गए, छोटे छोटे राज्य स्थापित हो गए। तो अब क्या है, उनके पास कोई बहुत बड़ी सेना भी नहीं है, और है भी तो बाहरी आक्रमणकारियों का भी उन्हें खतरा है कि कोई हमें पड़ोस वाला ना परेशान करे। तो उनके पास इतने अधिकारी नहीं है कि वो ज़्यादा कुछ ऐसा कर सकें, टैक्सेशन वगैरह वसूल सकें। तो उन्होंने क्या किया, ये जो बड़े बड़े भूस्वामी थे इन्हीं को ये काम दे दिया कि भाई तुम ही हमें टैक्स वसूल के दे दो। तो ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का काम भी करते थे। तो जैसे आज ग्राम पंचायत का कॉन्सेप्ट आया है या था, वो इसी तरह से है, क्योंकि अब ग्राम पंचायत की उतनी महत्वपूर्ण भूमिका रह नहीं गई। तो ये उसी तरह के आप लोग समझ सकते हैं कि ये उसी तरह हुआ करते थे। इसके बाद ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें गृहपति कहते थे। इनमें ज़्यादातर छोटे किसान ही थे। तो जो बड़े किसान थे वो तो अलग थे, उनके अलावा जो जिनके पास थोड़ी बहुत ज़मीन थी उन्हें गृहपति कह दिया। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी ज़मीन ही नहीं होती थी। इनमें दास कर्मकार आते थे जिन्हें दूसरों की ज़मीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। तो उत्तर भारत में भूमिहीन कृषकों के लिए शब्द आया है कर्मकार। अधिकांश गांव में लोहार, कुम्हार, बढ़ई, मुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। तो लोहार लोहे के सामान बनाने वाला, कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, बढ़ई लकड़ी का काम करने वाला, और बुनकर जो धागों से या कपड़ों का काम करने वाला। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने उत्तर भारत और दक्षिण भारत में उस समय में ग्रामीण क्षेत्र के बारे में देखी। आगे हमारे पास है नगर, क्या कहती हैं कहानियाँ, यात्रा विवरण, मूर्ति कलाएँ और पुरातत्व। तो ये नगरों के बारे में आगे हमें कुछ चीज़ें बताई गई। और कहाँ से ये सब पता चल रहा है, तो कहानियों, यात्रा विवरण। यात्रा विवरण का मतलब होता है जैसे किसी ने यात्रा की, उसके बाद उसने अपनी कहानी लिख दी कि मैं यहाँ गया, यहाँ मैंने ये सब देखा, तो वो पूरा यात्रा विवरण होता है। उसके साथ ही तो यात्रा विवरण किन लोगों ने लिखा, इस समय कुछ तो विदेशी लोग जो आ रहे थे, उसमें विदेशी यात्री भी थे जो घूमने आते थे, उन लोगों के यात्रा विवरण हैं। जैसे हमने मौर्य काल में देखा था, 2 ग्रंथ हमें मिलते हैं, इंडिका और जो मेगस्थनी ने लिखी थी, और अर्थशास्त्र कौटिल्य का। इसी तरह यहाँ पे जो सोर्स हमें दिख रहे हैं वो ये हैं, कुछ यहाँ का साहित्य, मूर्तियाँ, पुरातत्व, ये तो होगा ही, और यात्रा विवरण। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, आगे की चीज़ें जो भी हैं। एक छोटी सी हेडिंग ये हम लोग देख लेते हैं, प्राचीनतम तमिल रचनाएँ। तो ये अभी जैसे वहाँ लिखा था ना संगम पीरियड, तो ये उसी से रिलेटेड है। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य, तमिल का मतलब क्या है, जो आज तमिलनाडु वाला रीजन है, सुदूर दक्षिण वाला, वो तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। जैसे हमने वैदिक काल के समय देखा वैदिक साहित्य, ऐसे संगम साहित्य। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरई के कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया गया था। मदुरई की लोकेशन मैं दिखा दूंगा आपको, ये तमिलनाडु में ही पड़ता है। मदुरई से एक चीज़ याद आई,
मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये मदुरई में है, बहुत फेमस टेम्पल है वो। कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया गया था। तो मदुरई में बहुत सारे कवि उस टाइम के मिले, उन लोगों ने इन सब चीज़ों को लिखा था। गांव में रहने वालों के जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। ये नाम वही हैं जो अभी हम लोग पीछे देख रहे थे, कर्मकार और नहीं, कर्मकार तो उत्तर भारत में थे, वो वेडल्ला और उडवई, कडेसियर, ये सब जो नाम मिलते हैं ये सब हमें संगम साहित्य से ही मिल रहे हैं। तो इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।